तो वेंजेंस के एपिसोड 6 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ शुई अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और स्ट्रॉन्ग बनने के बाद मैं भी अपने लिए एक स्पेस रिंग लूंगा। तो उसी वक्त जनरल जाओ वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं, काई नैन किलिंग फैमिली के एल्डर ने यहाँ पर हमारे लिए काफी सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे ट्रेजर्स भेजे हैं, क्या हमें वो सारे के सारे गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ, हमें वो सारे के सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जबकि हमारा जाओ उनसे कह रहा होता है, लगता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमें रिश्वत के तौर पर ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ग्रैंडपा हमारे जाओ को बताते हैं ये बात वाकई में सच है कि वो रिश्वत के तौर पर हमें इतने सारे इन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सारी जड़ी बूटियां और ट्रेजर्स हमें इसलिए दे रहे हैं। मैं आर्मी का जनरल हूँ और आर्मी का जनरल होने के नाते मैं उसे प्रोटेक्शन दे सकता हूँ। लेकिन अब जबकि हमारी लॉन्ग फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी लॉन्ग फैमिली की जो बेस है वो कमजोर होती जा रही है। इसी वजह से जहाँ पर नैन किलिंग फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। नैन किलिंग फैमिली के पास काफी सारा पैसा और रिसोर्सेज है, हमारे पास थोड़े कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, दोनों मिलकर एक अच्छी अलायंस बना सकते हैं जिसकी वजह से हम दोनों का यहाँ पर फायदा हो सकता है। लोग उसके पैसे को यूज करते हुए यहाँ पर अपने स्टेटस को दोबारा से हाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली डील ज्यादा फायदे की है। ग्रैंडपा हमारे जाओ से कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर एक हेजीमोन बनना चाहते हो जिसके पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ हो बल्कि उसके पास एक स्पेस रिंग भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें स्पेस रिंग नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम्हें इस तरह का इंसान बनना होगा जो कि सही वक्त के ऊपर सही फैसला ले सके। तुम भी अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान बन सको और तुम सोच सको कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम्हारा जाओ शुई अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं इस सबक को कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। वो अपनी मॉम के पास चला जाता है, उसकी मॉम के पास जाकर बैठा होता है, तो साथ ही उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मेरे पास एक मॉम भी है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जाओ कहता है, अब मेरी माँ यहीं पर रहेगी और मुझे अपनी माँ को बहुत ज्यादा खुश रखना होगा। साथ ही वो कहता है, और मुझे मून के इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा ताकि मैं इसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। नेक्स्ट सीन इंपीरियल मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे होते हैं, जबकि वहाँ पर उनके बहुत सारे मंत्री उनके सामने खड़े होते हैं। तो उन्हीं में से एक मंत्री आगे बढ़ता है और कहता है, योर हाइनेस मेरे पास एक प्रपोजल है। अरे नॉर्थर्न एरिया के जो जनरल है वो काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तुझे यहाँ पर हमारे जनरल की बात कर रहे हैं, हमारे जाओ के ग्रैंडपा की। बूढ़ा मंत्री एम्परर से कहता है, एम्परर मैं यहाँ पर प्रपोज करता हूँ यहाँ पर डोंग फैंग को उस जगह के ऊपर भेज दें, उसे नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाए ताकि वो जाकर लॉन्ग फैमिली के उस बुढ़े एल्डर जनरल की जगह ले सके। एम्परर उन लोगों से कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई और इस बारे में बात करना चाहता है। वैसे एक और मंत्री कहते हैं, यस योर हाइनेस मुझे भी लगता है कि आपको डोंग फैंग को वहाँ पर भेज देना चाहिए, डोंग फैंग वहाँ पर ठीक रहेंगे। हमारे पुराने जनरल अब बुढ़े हो चुके हैं और वो ठीक तरह से फैसले भी नहीं ले पाते। तो हमारे जनरल लॉन्ग के साथ जो उनके साथी होते हैं उनमें से कमांडर कहते हैं कि एम्परर हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जनरल ने पिछले कई सालों से एरिया को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है और उन लोगों ने आर्मी को बड़ी अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि डोंग फैंग को अचानक से कर वहाँ पर भेज दिया जाएगा और हमारे जनरल को डिपोजिशन किया जाएगा, तो इससे आर्मी का मोरल बुलंद होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो एम्परर उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, जनरल लॉन्ग तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप वाकई में बूढ़े हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते। अरे ग्रैंडपा से कहते हैं, सर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, मुझे इस सब से कोई भी आपत्ति नहीं है। एम्परर वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद ऑर्डर्स देते हैं, तो फिर ठीक है डोंग फैंग को वहाँ पर नया जनरल बना दिया जाए, उसे वहाँ पर नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाए। इसी के साथ ही वो वहाँ पर सभा को बर्खास्त कर देते हैं। तो ये सभी लोग वापस की तरफ आ रहे होते हैं। तो हमारे जनरल लॉन्ग के साथ उनके जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, सर आपने ये क्या किया, तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि उन्होंने आपको आपकी जनरल की पोस्ट से डिपोस्ट कर दिया है। ऐसे तो कभी भी इन मंत्रियों ने मिलिट्री के मामलात में दखलंदाजी नहीं की, तो आज ये मंत्री यहाँ पर आपको डिपोस्ट करने के लिए क्यों रेडी है। ग्रैंडपा से कहते हैं, गानू क्या तुमने देखा नहीं, इन मंत्रियों को इस सबसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उन्हें जानबूझकर मुझे वहाँ से डिपोस्ट करवाया ताकि वो डोंग फैंग को वहाँ पर तैनात करवा सके, जिससे इनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। जब वो घर आते हैं तो वहाँ पर हमारा जाओ बैठा किताब पढ़ रहा होता है। ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुम रोजाना स्टडी रूम में बैठकर बुक्स पढ़ते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इंपीरियल अकेडमी या रॉयल अकेडमी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चाहता हूँ कि इस बार की एग्जामिनेशन में तुम भी जाओ और जाकर एग्जाम्स दो, क्या पता तुम्हारी सिलेक्शन भी हो जाए। तो जाओ उनसे कहता है, ग्रैंडपा क्या मैं वाकई वहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन दे सकता हूँ, अगर मुझे एग्जाम्स को देने का मौका मिला तो मैं एग्जाम्स को पास करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम्स को पास करके रॉयल अकेडमी का स्टूडेंट बन जाऊं। ग्रैंडपा के चले जाने के बाद हमारा जाओ कहता है, मेरे मंकी ने कुछ ऋषि मशरूम्स को चोरी करके लाया था, वो सब मेरे लिए लेकर आया था ताकि मैं जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। तो फिर ठीक है, उन सारे ऋषि मशरूम्स की स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का वक्त आ चुका है। पहले की एग्जामिनेशन स्टार्ट हो, मुझे एग्जाम्स के स्टार्ट होने से पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। तो वहीं पर बैठ जाता है और बैठ कर उस सारे के सारे मशरूम्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट सीन एक होटल का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कहानी सुना रहा होता है कुछ जनरल्स के बेटों की। वो सुना रहा था कि वार के दौरान बहुत सारे जनरल्स के बेटे मारे गए, उनमें से एक बेटा अभी तक जिंदा है जो कि जख्मी है और क्रिपल होने के बाद वो अब बिस्तर के ऊपर पड़ा है। पिछले 3 साल से वो बिस्तर के ऊपर पड़ा है, कल्टीवेशन में क्रिपल है और उसकी बॉडी भी क्रिपल हो चुकी है, वो उठकर चल फिर नहीं सकता। हमारा जाओ जहाँ पर उस बंदे से मिलने के लिए आया होता है, वो उस होटल के रूम में आता है जहाँ पर
से एक औरत पहले से भागती हुई बाहर निकल रही होती है, क्योंकि अंकल वहाँ पर अपने रूम में किसी को भी आने नहीं देते, वो वहाँ पर गुस्सा करते होते हैं। तो जाओ वहाँ पर जाता है तो वो उसे चिल्लाकर कहते हैं, कौन है जहाँ पर? मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि कोई भी मेरे रूम में मत आना, दफा हो जाओ, जहाँ पर मत आओ। तो जाओ अंदर आने के बाद उनसे कहता है, अंकल मैं जाओ जुई हूँ। जैसे वो अंकल के पास आकर बैठता है, उसे अंकल उसे कहते हैं, जाओ जुई जी क्या तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन की पावर आ गई है, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार इंसान थे, तुम तो एक कचरा हुआ करते थे। तो इनसे कहता है, हाँ अंकल पहले मैं ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन अब दोबारा से मैंने अपनी कल्टीवेशन को हासिल कर लिया है। मेरे पास एक तरीका भी है जिससे मैं आपका भी इलाज कर सकता हूँ। तो अंकल उस बात को सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कोई भी मेरा इलाज नहीं कर सकता। ग्रैंडपा भी यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर पाए, ग्रैंडपा भी मेरी मेडिकल्स को दोबारा से ठीक नहीं कर पाए और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो। जाओ अपने अंकल से कहता, अंकल आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना होगा, बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा। आपने देखा नहीं कि मेरी मेडिकल्स भी खराब हो चुकी थी, मेरी मेडिकल्स दोबारा से ठीक हुई हैं और मैं दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के अरसा में आप दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे। साथ ही वो अंकल से कहता है, ठीक है अंकल मैं आपको अगली बार फिर से मिलने के लिए आऊंगा। उसके वहाँ चले जाने के बाद उसके अंकल सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मैं पिछले 3 साल से बिस्तर के ऊपर क्रिपल होकर पड़ा हूँ, क्या मैं फिर से यहाँ पर दोबारा चल फिर सकूंगा? अब तो मुझे लगता है कि जाओ मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। जाओ वहाँ से आने के बाद अकेडमी में एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करता है। वो अपने घर में वापस आने के बाद जनरल जाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ सिखाओ। वो इसको बॉक्सिंग टेक्निक सिखा रहा होता है, जो कि उनकी आर्मी की सबसे स्पेशल बॉक्सिंग टेक्निक होती है। जाओ वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि उसका जनरल जैन उसके ऊपर चिल्लाकर उसे कहता है, तुम यहाँ पर स्लॉटर बॉक्सिंग टेक्निक को सीखना चाहते हो? ये मिलिट्री स्टाइल की बॉक्सिंग है जिसको सीखना आसान नहीं है, तुम्हें यहाँ पर डेली इसकी प्रैक्टिस करना होगी। अगर तुम आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके एसेंस को सीखना होगा। तुम्हें बैटलफील्ड में जाकर ही पता चलेगा कि ये बॉक्सिंग किस तरह सीखी जाती है। तो ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जनरल जाओ पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। जनरल जाओ वहीं पर उनके सामने झुक जाता है और कहता है, जनरल प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, दोबारा कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर तुमने दोबारा इस तरह का कोई काम किया तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। कि हमारा जाओ सोच रहा होता है अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्रैंडपा जाओ के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, मेरी लॉन्ग फैमिली में से बहुत सारे लोग आर्मी में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, अब मैं अपने दामाद को वहाँ पर जाकर इसकी जान गंवाने नहीं दे सकता। देखो तो जरा, जहाँ पर जनरल जाओ इसको आर्मी में जाने के लिए कह रहा है, मैं इसको आर्मी में नहीं भेजने वाला। तो साथ ही ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं, जाओ तुम इस ट्रेनिंग को छोड़ो और जाकर वहाँ पर यंग मास्टर से मिलो। नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर तुमसे मिलने के लिए काफी बार आ चुका है, लगता है कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, जाओ जाकर उससे बात करो। हमारा जाओ ग्रैंडपा को छोड़कर सीधा नैन किलिंग फैमिली के यंग मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। तो नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर से कहता है, पर हम दोनों की फैमिलीज आपस में हाथ मिला ले तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की फैमिलीज को कोई हरा सकता है, हम दोनों बहुत ही पावरफुल फैमिलीज बन जाएंगी। और वैसे भी अगर तुम लोग जहाँ पर हमारी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। हमारा जाओ से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा यहाँ पर फायदा होने वाला है? ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी डिमांड्स रखता हूँ। वो उसके सामने 3 उंगलियां करता है। तो नैन किलिंग यंग मास्टर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का 30% चाहिए? ये तो कुछ ज्यादा है। ठीक है कि हम लोग मुश्किल में हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल में नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारा फायदा उठा लो। साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। तो जाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, बस भी करो, मुझे लगता है कि ये वाली डील बहुत अच्छी है। ठीक है, हमारी इस नई दोस्ती के नाम चलो हम लोग कैनिबल पवेलियन में चलते हैं और जाकर सेलिब्रेट करते हैं। तो यंग मास्टर नैन किलिंग उसे कहता है, लेकिन बॉस वो वाला कैनिबल पवेलियन वो तो बंद हो चुका है। जाओ उसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे बंद हो गया? यंग मास्टर नैन किलिंग उसे कहता है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, इसी वजह से हमें उसे बंद करना पड़ा। जाओ उसे कहता है, अब जबकि तुम्हारी प्रॉपर्टी का 30% हमारा है, इसका मतलब यह है कि वो कैनिबल पवेलियन के ऊपर हमारा भी 30% हक है, तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसा कौन है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली के कैनिबल पवेलियन के ऊपर कब्जा कर सकता है? चलो मेरे साथ आओ। हमारा जाओ अपने साथ जनरल जाओ को भी लेता है और साथ में अपनी फैमिली के कुछ लोगों को लेता है और साथ ही नैन किलिंग यंग मास्टर होता है। ये सभी लोग चल पड़ते हैं कैनिबल पवेलियन को बचाने के लिए। ये सभी लोग बड़ी बहादुरी के साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त ग्रैंडपा कहते हैं, तो फाइनली तुम लोग वापस आ गए, पूरा दिन तुम लोग कहाँ पर थे? अरे जाओ और साथ में जनरल जाओ, उन दोनों बेचारों को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी होती है। तो ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों की ये हालत कैसी हुई, क्या तुम कहीं से मार खाकर आए हो? जाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा कुछ भी नहीं, हम लोगों ने तो कुछ लोगों के साथ पंगा लिया था, वो लोग हमारे एक होटल के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो हम लोगों को जाकर उनको सबक सिखाना पड़ा, हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, कभी भी फाइट में मार खाकर वापस मत आना और उनको अच्छी तरह से सबक सिखाकर लाना, ताकि उन्हें पता चले कि लॉन्ग फैमिली वाले कितने ज्यादा पावरफुल हैं। यहीं पर ग्रैंडपा हमारे जाओ को बताते हैं कि तुम्हारी रॉयल एकेडमी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कल का दिन निकाल कर परसों वो टेस्ट स्टार्ट होंगे और तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करना होगी। इसलिए हमारी सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है, एकेडमी में जाकर ये एग्जाम देगा और उसके बाद ज्यादा मजा आने वाला है। नैन किलिंग फैमिली का सीन भी दिखाते हैं। नैन किलिंग फैमिली के जो फादर होते हैं वो अपने बेटे को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं, तुम फाइनली वापस आ ही गए। बेटे को देखते हैं तो उस बेचारे की हालत भी काफी खराब होती है, वो भी मार खा कर आया था। फादर उसे कहते हैं, ये क्या, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था उनकी यंग मास्टर के साथ निगोशिएट करने के लिए, लेकिन तुम तो वहाँ से मार खा कर आए हो। लॉन्ग
लॉन्ग फैमिली वालों को हमारे साथ अलायंस क्रिएट नहीं करनी। तो बेटा चिल्लाकर उसे कहता है नहीं मेरा बॉस जाओ तो बॉस दा अच्छा इंसान है, मैंने उसके साथ अच्छी तरह से निगोशिएट कर लिया, लेकिन हम लोग तो कैनिबल पवेलियन से मार खा कर आए हैं। हमने अपने कैनिबल पवेलियन को आजाद करवा लिया है उन गुंडों से जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। वैसे भी लॉन्ग फैमिली का मास्टर जाओ रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देने के लिए परसों जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ हमें रॉयल अकेडमी के बारे में बताया जाएगा, पर इनके एग्जाम स्टार्ट होंगे। पहले तो वहाँ पर एग्जाम में से कम्प्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद भी स्टूडेंट बन जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।